अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ का दौरा चीन और पाकिस्तान में बढ़ती हुई, खास तौर पर KPK में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से हम बात करेंगे। ऑडियो लीक्स की बातें भी होंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि आज मौजू बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी अदलिया की, कि जिस पर इल्ज़ामात और सवालात का सिलसिला संगीन हो चुका है। सामने आने वाली मुबैना ऑडियो लीक्स अदलिया की साख को दागदार कर रही हैं। इल्ज़ामात के ताने बाने 7 साल पुराने केसेस से भी जोड़े जा रहे हैं। आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है। साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम की रहनुमाई कर रहे हैं कि तौहीन अदालत में सजा दिलाने के लिए कानूनी रास्ते कौन से हैं। साकिब निसार यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का सबब बनने वाले खुद नोटिस केस का हवाला देते हैं और कहते हैं 7 रुकनी बेंच के फैसले में सफ़ा नंबर 553 देख लें, इसमें तौहीन अदालत का रास्ता मौजूद है। गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर अदालत के फैसले और बिल के एक्ट बनने का हवाला भी है। इससे मालूम होता है कि गुफ्तगू ज़्यादा पुरानी नहीं है। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की ये मुबैना गुफ्तगू अहम है, इसलिए कि गुज़िश्ता दिनों इन्हीं ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की मुबैना ऑडियो भी लीक की गई थी। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास महजबीन नून से गुफ्तगू कर रही थी। मुबैना गुफ्तगू का मौजू इलेक्शन तारीख से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और ख्वाजा तारिक की अहलिया ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को भेजे गए एक मखसूस मैसेज का जिक्र भी किया था। रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीर को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, मीन वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा देते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मारे सुना बी केयरफुल, जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। मुस्लिम लीग नून यही नुक्ता उठा रही है और इसे अदलिया तहरीक इंसाफ का गठजोड़ करार दे रही है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर आजम के मावन खुसूसी मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही सवाल उठाया। हाजिर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं नायब सदर पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हारून साहब, अदलिया के वकार को बहाल होना है और यकीनी तौर पे होना चाहिए भी, लेकिन ये ऑडियो लीक्स, ये इल्ज़ामात, ये सियासी वाबस्तगी के इल्ज़ामात, ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। क्या इनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या पता नहीं चलना चाहिए कि असल सच क्या है? और अदलिया के वकार को बहाल करने के लिए क्या ये धूल छटनी नहीं चाहिए? देखें ना, अदलिया का वकार तो उसी वक्त बहाल होगा जब अदलिया सियासी मामलात में हिस्सा ना ले और अदलिया से ये वाज़ेह हो कि जो भी फ़ैसला आएगा वो कानून और आइन और अवाम की उमंगों के मुताबिक आएगा। जब अपना कोई इंटरेस्ट सामने नज़र आ रहा हो, हमारी बार कौंसिल ने तो पहले दिन से ये कहा था कि फुल बेंच हो और सारे मामलात को देखे, और इसी तरह या तो पार्लियामेंटेरियंस सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो बैठ के इस मसले को हल करें और मुल्क को इस इंतशार वाले मामले से बाहर निकालें। तो जिस तरह आपने ऑडियो लीक सुनी है, अगर जजेस साहबान इसी तरह करेंगे, एक पार्टी बनेंगे और वाज़े पब्लिक में ये मैसेज देंगे, तो मेरा ख्याल में अदलिया का वकार बहाल नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो डेफिनेटली दे आर येट टू बी कंफर्म्ड। तो क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए सर इसकी? तहकीकात उस वक्त हों जब कोई बंदा इनकार करे, जब किसी तरह से इनकार नहीं आता तो वो तो एडमिटेड फैक्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं सर, ये भी हमने सुनने को मिला कि ऑनरेबल जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए जब कभी जिक्र हुआ इन ऑडियो लीक्स का, कि दे आर नॉट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस तरह तो आए दिन कोई ना कोई फैब्रिकेट करके लीक निकाल दी जाएगी, हर चीज़ का सुपर प्रोटेक्शन तो नहीं ले सकते। तो क्या इस तरह क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? इसमें कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी भी तो सर बनती है ना कि वो तहकीकात कराए अपने तय। नहीं, हुकूमत तो तहकीकात उस वक्त करवाएगी जब हुकूमत के बारे में कोई ऑडियो लीक हो जाए। जब ऑडियो लीक होती है जुडिशल साबका अफसरान की, तो फिर तो वेरिफिकेशन उन्हीं का काम है, वो कहें जी ये झूठ है और इसकी वेरिफिकेशन करवाएं।
अच्छा ठीक है। अच्छा लेकिन अगेन सर यहाँ पे हो ये रहा है कि बार काउंसिल्स भी बटी हुई नजर आ रही हैं, बजाय इसके कि वो इसकी तहकीकात का मुतालबा करें या अदालत से रुजू कर लें कि जनाब तहकीकात करवाएं, वो भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। देखिए तो इसको बार कौंसिल में कोई बार कौंसिल जी मेरी बात सुने, बार कौंसिल में ये जो हमारा ये बार कौंसिल पाकिस्तान है इसके 23 मेंबर हैं, हम 17 मेंबर एक तरफ हैं और 6 मेंबर एक तरफ हैं, और 6 वो जाहिर है जो ग्रुप मेजॉरिटी में होता है उसके पास वाइस चेयरमैनशिप, चेयरमैन एग्जेक्टिव और सारी कमेटियां होती हैं, और ये बटी हुई नहीं है। ये जिस तरह कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन है, इसी तरह बार कौंसिल में भी यही पोजीशन है। सही। हमें सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर जनाब हसन मलिक साहब ने ज्वाइन किया सर, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, कोई हलचल नजर क्यों नहीं आ रही सर अदलिया के वकार को बढ़ाने के लिए? कुछ बंदे नजर नहीं आ रहा, ना हुकूमत कोशिश कर रही है, मैंने पहले जिक्र किया अरुण रशीद साहब से, ना बार काउंसिल्स कोशिश कर रही है और ना अदलिया इटसेल्फ खुद कोशिश कर रही है। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त डिवाइड है दो ग्रुपों में, जैसे सबको अब ओपन हो गया है चीज़ें कि 7-8 की डिवाइड। तो उन हालात में इस किस्म का मामला जो है बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे टेकअप किया जाए। इसमें जो है वो हमने देखा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के जब रूलिंग जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी, रेजोल्यूशन, उसको सेट असाइड किया और फिर असम्बली भी डिज़ाल्व हुई, नेशनल असम्बली भी सदर की तरफ से पीएम की एडवाइस पे। तो उस वक्त जो हालात बने थे, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सारे जजेस से मशवरा लिया था। तो 12 जजेस ने कहा था कि ठीक है जी, हमें 100 मोटो लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब ये मामला इलेक्शन वाला आया, तो पंजाब में इलेक्शन खसूसन, तो इसमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है, और उसके बाद ये ओपन हो गया जब 9 रुकनी बेंच आखिर में 3 रुकनी बन गया और डिवीजन जो है वो सामने आ गई थी। लेकिन फिर भी 100 मोटो लिया गया। तो उसके हालात आपके सामने हैं कि वो हर रोज़ कोई ना कोई उस हवाले से कंट्रोवर्सी बनती है। जब ये पोलिटिकल केसेस में अव्वल तो जो है वो इंटरवीन होना ही नहीं चाहिए। अगर इंटरवीन हो तो पूरी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि जी इस केस या इस पर्टिकुलर मैटर पे जो है जजेस डिवाइड हैं। तो अब ये जो हालात हैं, ये जो ऑडियो वीडियोस का मामला है, इसमें आप देखें यकीनन मुशावरत तो हो रही होगी जजेस के दरमियान, लेकिन क्या ये मुशावरत सारे जजेस के साथ हो रही होगी या सिर्फ 8 जजेस की हो रही होगी? लेकिन ये अब ये मामला टेकअप होता है तो मुझे लग रहा है कि वो जो मेन इशू जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस पे इस वक्त उनका फोकस है वो इलेक्शन का है कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो, तो वो तो फिर पीछे चला जाएगा, फिर ये चीज़ डोमिनेट हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत का यही था कि वो इन चीज़ों में उनकी अटेंशन डाइवर्ट करें। तो वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से कोई वो अपनी रिमार्क्स तो दे देंगे, पटिशन 100 मोटो इस पे नहीं लेंगे, क्योंकि उनको समझ है कि जब जो मामला 14 मई वाला है वो फिर पीछे चला जाएगा। लेकिन ये भी है कि वो मुशावरत तो चल रही होगी, मे बी मेजॉरिटी अगर ये समझे कि जी हमें 100 मोटो लेना चाहिए तो ले भी लिया जाए। लेकिन माजी में जो हमने देखा कि जो भी आई जो ऑडियोज जैसे मज़ाहिर के हवाले से भी और भी इस हवाले से, तो सिर्फ सिंपल जो है किसी प्रोसीडिंग में रिमार्क्स आ गए हैं कि जी ये मामला जो है ये नहीं है, ये गलत है, और उसको वो सारी जो कंटेंट था ऑडियोज़ का वो रिजेक्ट किया। लेकिन उसकी प्रोब के लिए एक कमीशन बनाना या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं नोटिस करना वो नहीं किया गया। तो इस दफ़ा भी देखें, कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, पहली कोर्ट वर्किंग डे है कल। अब देखें उसमें क्या करते हैं चीफ जस्टिस जो हैं, वो इस हवाले से कोई नोटिस लेते हैं या जो मामला इलेक्शन का है उसी में ही इसमें कोई रिमार्क दे देते हैं। लेकिन यह है कि ये जो इस किस्म की ऑडियो वीडियोज़ हैं, इनमें हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि लीगली तो उनको फ़ायदा मे बी ना हो, लेकिन जो उनका नैरेटिव है सियासी मैदान में वो कामयाब हो रहा है, और उसमें वो जो है वो उसको परस्यू कर रहे हैं कि नैरेटिव बन रहा है कि देखें जी ये जजेस जो हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार सिर्फ पनामा लीग अगर आप देखें तो वो एक्टिव हैं जी नून लीग के खिलाफ। ये उनका नैरेटिव जो है नून लीग का और पीडीएम का वो चल रहा है, और उसमें वो जो है वो दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ आ जाती है।
अब देखें कल कैसे इसको चीफ जस्टिस जो है वो इसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा ये अब हारून रशीद साहब, ये गुफ्तगू आपने भी सुनी उस्ताद मलिक साहब की, इसमें एक पॉइंट ये भी तो है ना सर कि अदलिया की वकार की बहाली तब भी होती है जब उसके अहकामात पर मिनोअन अमल किया जाए और एग्जीक्यूटिव हर तरह से एड को लिए पहुंचे फॉर द जुडिशरी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव खुद अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है जुडिशरी को, इल्जामात लगा रहा है, ऑडियोज आती है बगैर तहकीक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो कहते हैं इलेक्शन करवाओ, ये आगे से आयमा शाई करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत का भी तो किरदार है ना कि अदलिया के वकार को बहाल तो छोड़े, उल्टा गिराने के दर पे। नहीं, अदलिया का वकार तो उसी वक्त बहाल हो सकता है ना जब अदलिया के फैसलों से अवाम मुतमईन हो, अपना लीगल फ्रेटर्निटी मुतमईन हो। जब अदलिया में यही हमने पहले दिन से इशू उठाया था कि आप फुल बेंच कंस्टिट्यूट करें और फुल बेंच में सारे मामलात हल करें, तो अगर वो ही नहीं हुआ तो अब 3 रुकनी बेंच है ये, और 3 रुकनी बेंच जब बैठता है तो बाकी अवाम के सामने भी और सारी तरफ यही वाज़ेह हो जाता है कि फैसला क्या आएगा। पहले भी इसी तरह हुआ था, 8 रुकनी बेंच ने भी यही किया था, काम था सर, और 3 रुकनी बेंच ने भी। या कोई गैर कानूनी काम था जो उन्होंने किया? नहीं, गैर कानूनी हम ये कहते हैं कि ये मामला जो है ये कौमी नोयत का है, इसमें सारे जजों को ऑन बोर्ड लिया जाए। उसकी वजह ये है कि बाकी जजेस ने अपने अपने रिमार्क्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, अपने अपने ऑर्डर्स पास किए हुए हैं। काजी फाजीसा साहब ने, अतर मिनुल्लाह साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने, मुदीबर रहमान साहब ने, जो मंदोखेल साहब ने, इन सारों ने एक एक ऑर्डर पास किया हुआ है। जब ऐसे ऑर्डर आपके इस बेंच के मुतलका या इस बेंच के फैसलों के मुतलका आ चुके हैं तो इसका मतलब है ये रिफ्ट है, और इस रिफ्ट को नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, तमाम जजेस को भी एक पेज पे होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस एजेंडे पर एक होना चाहिए कि ये मामले को हल कैसे किया जाए। ठीक है, ठीक है। हसन मलिक साहब, सर माजी में भी ऐसे मामलात पे नोटिस क्या लिए गए कभी? ये बड़ी मशहूर एक ऑडियो है जस्टिस कयूम की, बड़ा भूचाल आया था, कोई नोटिस लिया गया, कोई तहकीकात हुई उस पर भी कभी? साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई। अच्छा। कि कुछ चीज़ें मीडिया में आई, रिपोर्ट हुई, कुछ इंटरव्यूज़ आए, कुछ अरसलान के हवाले से भी मामला था, तो वो सारी चीज़ों का नोटिस लिया गया। अच्छा। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो इस हवाले से वो इन चीज़ों में नहीं है। इसके अलावा साकिब निसार ने भी हमने देखा कि उन्होंने कोई प्रोग्राम होता था, कोई चीज़ चलती थी तो उस पर नोटिस लेते थे, और वो उस हवाले से। अच्छा, ये बताएं, इनकी रिश्तेदारियों पे बड़ी बात हो रही है, वो रिश्तेदारियां कहाँ हैं जजेस की, सियासतदानों की? क्या ये बात सच है जो की जाती है कि बहुत रिलेशंस हैं आपस में इनके? देखिए, तल्लक तो जजेस का दोनों साइड से रहता है। अगर आप देखें मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनका नून लीग से भी उनकी जो नून लीग के एक्टिव हैं लोग, सिटिंग MNA है और जिनका लाहौर से तल्लक है, उनसे बड़ा क्लोज यानी एक तल्लक है उस फैमिली से, मलिक परवेज साहब की। इसके अलावा जो है हमने देखा कि अगर जैसे मुनीब अख्तर को देखें तो उनके जो ससुर थे खालिद अनवर, वो नवाज शरीफ के लॉ मिनिस्टर रहे, माजी में बड़ा अच्छा तलक रहा है उनका। तलक दोनों साइड पे रहते हैं, और लेकिन बात यह है कि परसेप्शन बड़ी मैटर करती है कि परसेप्शन कोई नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब ये परसेप्शन जो है, जिस तरह कोई अगर आप देखें तो उसमें एक साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो उनको इस हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको क्या एडवाइस देनी चाहिए, नहीं। अगर देखा जाए तो फॉर्मली लेटर पैड पे तो वो नहीं दे सकते, उनकी कोई नहीं कंसल्टेंसी उस तरह नहीं ले सकते। इनफॉर्मल वो जो अगर वो लीगल एडवाइस देंगे उसका लीगल तो कोई असर नहीं होगा, उनको रोक नहीं सकता बंदा। लेकिन ये है कि जो साकिब निसार साहब कहते हैं कि जी मेरा तो कोई सियासत से लेना देना नहीं, उस चीज़ और उस परसेप्शन को वो रियलिटी में साबित करते हैं कि होती है कि जी पनामा केस से लेके अब तक वो एक पर्टिकुलर जमात के खिलाफ रहे और एक पर्टिकुलर जमात के साथ रहें। और साकिब निसार जो हैं उनको खुद भी चाहिए कि वो इन चीज़ों से डिसोसिएट रहें,
और एहतियात बरतें, क्योंकि ये चीज़ आती है कि इस बेंच में जो जजेस हैं उनका माजी में बड़ा क्लोज उनके साथ रहे हैं और उन्होंने बड़ी जिस तरह जैसे मुनीब अख्तर को उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया, चौथे नंबर से एक जूनियर जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट में लाए और वो अब चीफ जस्टिस भी बनेंगे फ्यूचर के। इसी तरह जस्टिस जाज के साथ भी तल्लक है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी उनके साथ माजी में बड़े बड़े केसेस में रहे हैं। तो ये जजेस मेरा ख्याल है कि इससे जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको इस मामले में खुद ही एहतियात बरतनी चाहिए। अदरवाइज रियलिटी हो ना हो, लेकिन जो माजी में जो चीज़ें रही हैं उस पर लोग परसेप्शन बना लेते हैं, ये जुडिशरी के लिए ठीक नहीं है। बाकी हमने देखा है कि पंजाब में जो जजेस रिटायर्ड या सर्विंग हैं उनकी फैमिलीज, इस तरह मिलिट्री के लोग हैं उनकी फैमिलीज, वो खुद उनका एक टिल्ट तो वादे लग रहा है कि इमरान खान की तरफ है और नून लीग से उनकी कोई इतनी वो खुश नहीं है, जिस तरह हमने वो पिछली ऑडियो देखी है दो खवातीन की जो बातें कर रही थी। तो ये चीज़ें तो हैं, ये अब इनका कितना इन्फ्लुएंस होता है जजेस पे, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस पर इतना ज़्यादा हो, लेकिन ये फैक्टर ऐसा है कि इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंतहाई मशकूर हूं हारून साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। असनाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला। अच्छा बैरिस्टर साहब शुक्रिया आपका। मुराद सईद कहते हैं ये फौज ने कराया, मुराद सईद कहते हैं ये ग्रेटर गेम है। सर ये कोई सबूत ही दे दें सर, चले हम भी फौज से सवाल पूछने के काबिल हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, हम भी पूछते जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन कोई सबूत तो दें सर। क्यों आखिर इसे बगैर तहकीकात के पता चल गया बाद में कि शॉर्ट सर्किट था, तो फिर कोई माफी मांग लेते, कोई अपोलोजाइज ही कर लेते सर, बस दिल किया और इल्जाम लगा दिया। देखें अली साहब, बात यह है कि अब मुराद सईद साहब ने जो कहा और जिस पैराए में कहा, जिस तनाजुर में कहा, मुनासिब तो यही होगा कि उसकी जवाबदेही या उसकी वजाहत वो खुद कर ले, क्योंकि मैं जाहिर है उनकी वकालत तो नहीं कर सकूंगा, ना ही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उन्होंने ये बात क्यों की। लेकिन जब ये वाकया कल रात को हुआ तो ज्यादातर जो लोग थे और मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई तो सबको यही ख्याल आया कि शायद ये जो है दहशतगर्दी का वाकया है, क्योंकि कई चैनल जो मैंने खुद सुने उसमें तो बाकायदा पेशावर में होने वाला जो बम धमाका था कुछ अरसा पहले, आपको याद है फरवरी में हुआ था जी, तो उसके साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही थी कि पहले वहां हुआ और अब यहाँ हो गया। तो शायद इस कंफ्यूजन की वजह से उन्होंने ये बयान दिया हो। अभी भी जो बयान अगर इसको आप दहशतगर्दी से वो करते हैं, आप समझते हैं कि दहशतगर्दी नहीं है, तो बात इसी हद तक ही है कि जो पुलिस के जो मुतल्लिका एहलकार हैं, वहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि शायद ये शॉर्ट सर्किटिंग हुई है और शायद ये जो है वो कोई हादसाती वाकया था जिसकी वजह से वहां पे जो बारूदी मवाद था उसमें धमाका हुआ और ये वाकया पेश आया। तो अभी तो खैर सरकारी तौर पर भी प्रॉपर हतमी मैं समझता हूँ कि कोई वो सामने नहीं आई, रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन यकीनन मैं आपकी बात से इस हद तक जरूर ये कहूंगा कि कोई भी अगर वाकया होता है और इतनी शदीद नौयत का होता है तो उसमें तहकीक करनी चाहिए और तहकीक करने के बाद बयान देना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने कुछ ने ताज़ियत के बयान दिए, बल्कि अभी मैं आपको बताऊं कि ये अभी इस वक्त एज वी स्पीक मेरे जो नेट पे मैंने इस धमाके की वो की है, जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया। तो यहाँ पर एक छोटी सी टांगा पार्टी है, उसको कहते हैं एब्सेंट फ्रॉम नेशनल पॉलिटिक्स नाम की पार्टी। तो उनके लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि ये दहशतगर्द आपकी वजह से पाकिस्तान में आए हैं, हालांकि दहशतगर्दी का ये वाकया हुकूमत खुद कह रही नहीं है। तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गलतफहमियां ऐसे वाकयात के तनाजर में होती हैं और बयान देने में भी इसीलिए एहतियात। सर ये कितनी अजीब बात है बैरिस्टर साहब कि आपका कोई भी लीडर उठ के कोई भी बयान दे दे और खास तौर पे फौज पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दे और आप बाद में ये कह के दामन छुड़ा लें कि वो तो जी उसका जाती बयान है, आप उससे जाके पूछ लें। तो पार्टी कम से कम तरदीदी कर दे, पार्टी कम से कम कोई एलामिया जारी कर दे जनाब कि ऐसा कुछ नहीं है, इन पर कोई तरदीद भी नहीं आती है, कोई मौक़िफ़ भी सामने नहीं आता, खुली छूट दी जाती है लीडरान को, जो मर्जी दिल में आए कह दे रहे। देखें, जहां तक मुराद सईद साहब की बात का ताल्लुक है, वो उन्होंने अपने ख्यालात और जज्बात का यकीनन इजहार किया है और चूंकि उनका ताल्लुक इसी पर्टिकुलर इलाके से है, इसी कबल के वो उनका हल्का आता है, तो वो जाहिर है कि ज्यादा इस वाक़े का उन्होंने असर भी लिया है, परेशान भी हैं, लोगों के साथ उनका बराह रास्त रब्ता भी है वहाँ पे।
तो उन्होंने तो जो भी कहा वो उस तनाजुर में, जैसे मैंने पहले कहा, लोगों की बात सुनकर और रिपोर्ट्स लेकर उन्होंने बयान दिया। लेकिन जहां तक इस वाक़े पर ओवरऑल ताल्लुक है, तो अगर तो दहशतगर्दी का वाक़या स्वात में होता है या पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी होता है, तो उस पर मजम्मत करना और उस पर जो है तनकीद करना, वो यकीनन पार्टी पॉलिसी तो है। हम तो दहशतगर्दी को के हवाले से हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम दहशतगर्दी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते और जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं हम उन कामों की मजम्मत करते हैं। हमारी तो सारी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के कानून और आईन के दायरे कार के अंदर है। तो सर बात यही है कि यही एक फर्क होता है ना, एक सियासतदान में और एक आम आदमी में ये फर्क होता है ना सर। सोशल मीडिया पे आपने पहले भी बात की, सोशल मीडिया पे चीजें चल रही थी, उन्होंने कह दिया। ऐसा नहीं है सर, सियासतदान ने तहकीक करके बात करनी होती है। खैर सर, 40,000 लोगों की आप बात करें सर, 40,000, 50,000, 40, 35, 40,000 लोग ये आपने बसाए। ये DGI-SPR ने भी कहा है कि आपके दौरे हुकूमत में 40-50,000 लोग यहाँ पर आके बसे। वो जंगजू लोग थे सर, उन्हें लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता था। आपने वो काम भी अधूरा किया, उनको बसाया भी नहीं, बस ले आए। अब उन्होंने यही काम करना है। उनको तो जहां से पैसे मिलेंगे वो पैसे लेकर दहशतगर्दी करेंगे। अब देखें ना, जैसे मुराद सईद साहब के बारे में आपने कहा कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, बिल्कुल उसी तरह का पैराया गैर जिम्मेदाराना आपके सवाल के इब्तिदाइया में है, जिसमें आपने कहा कि हमने उन जंगजुओं को यहाँ बसाने की कोशिश की। 40,000, पहली बात तो ये कि 40,000 तो है नहीं, वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम 15-16 हज़ार से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने उनको क्या बसाने की कोशिश की, हमने तो कोशिश ये की कि ये धमाके बंद हो, ये जंग बंद हो, ये खूनरेजी बंद हो, और उनके साथ बातचीत करके, अगर बातचीत भी उस तनाजर में कि अगर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं और अपने हथियार रखकर पाकिस्तान के आईन और कानून को तस्लीम करके यहाँ पुरअमन तरीके से आने को तैयार हैं, तो उसके बाद उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे और बात की जाएगी। वो मुज़ाकरात शुरू हुए, उन्होंने अमन का ऐलान इस तरह से किया कि उन्होंने फायरबंदी का ऐलान कर दिया। गैर मुय्यना मुद्दत तक हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए। अभी दौर चले थे कि मीडिया ने भी वावेला शुरू कर दिया, सबने सर पे उठा लिया आसमान के, जी वो तो उनको पाकिस्तान उनके हवाले हो गया, और सियासी पार्टियों ने भी अपनी पॉइंट स्कोरिंग की। तो मुज़ाकरात तो हमारे वहीं रह गए जहां से हमने शुरू किए थे। तो हमने तो उनको न इजाजत दी थी आने की, ना कुछ और करने की। अब दूसरी बात यह है कि अब हुकूमत जो मौजूदा है, ये नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत, अब इनको चाहिए ना कि अगर ये मुज़ाकरात हम गलत कर रहे थे और हमारा फलसफा गलत था और हमारा फैसला गलत था, तो इनको चाहिए कि अब ये बज़ोर क़ुव्वत उनको ख़त्म कर दें, या अगर और इनके पास कोई जादू का कोई तराना है वो सुना के उनको पुरअमन बना दें और पाकिस्तान। सर बात यह है कि आपने खुद माना कि आपने मुज़ाकरात किए। मुझे यह बताना सर, एक हारे हुए फरीक से मुज़ाकरात क्यों किए जाते हैं? एक पछाड़े हुए फरीक से मुज़ाकरात क्यों किए जाते हैं? फिर आपके मुराद सईद वो इल्जाम लगाते हैं। सवाल मेरा यह है कि उनको रोकने वाला भी कोई नहीं सर, उनको भी पूछने वाला कोई नहीं है कि आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? जी, तो यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पहली तो 40,000 ये नहीं है। खान साहब ने 40,000 कहें तो इसका ये मतलब ना हुआ कि तालिबान 40,000 हो गए। तालिबान खुद कहते हैं कि हमारे पास 15,000 तक हमारे वो लोग हैं जो जंगजू हैं या जो लड़ने वाली पोजीशन में हैं, बाकी उनकी औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोग हैं। इस तरह से आप उनको 40,000 कर दें, बिल्कुल फैमिलीज भी साथ होती हैं। तो उनकी बसाने की बात हो रही थी, जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, जो नॉन फाइटर्स हैं, जो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको बसाने की, ताकि उनकी वजह से बाकियों के साथ बातचीत भी आसान हो और बाकियों को हम पाकिस्तान में फिर जो एक पुरअमन मुज़ाकरात की दावत है उसके लिए उनको तैयार कर सकें और माहौल पैदा कर सकें। बात यह हुई थी, लेकिन अब चूंकि उसको हर बंदा अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को स्कोर करने के लिए उसको अलग अंदाज में पेश कर रहा है, तो उस पर हम किसी अलग वक्त में प्रोग्राम कर लेंगे कि खान साहब ने क्या कहा, क्यों कहा और उस वक्त हालात क्या थे। अब रह गई बात फौज पर इल्जाम तराशी की, तो देखें किसी भी इदारे पर इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए, फौज पर भी नहीं होनी चाहिए। फौज हमारी फौज है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर भी जाते हमले नहीं होने चाहिए। इसी तरह बाकी लोगों पर भी जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के आईन का हल्फ उठाकर बैठे हैं, उन पर भी इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि सियासत है, सियासत में हर गंदगी जो है वो उठा के मुखालिफ के मुंह पे मलने की कोशिश की जाती है। तो ये वतीरा हमारा भी है। तो आप लोग भी, मीडिया वाले भी कोशिश करें कि ऐसे बयानात को आप ऑन एयर ना करें, और सियासतदानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम संजीदा बयानात दें, गैर जिम्मेदाराना बयानात से एहतराज करें। साबिक तरफी के गवर्नमेंट बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं।
आलमी तारीख उस मोड़ पर खड़ी है जब दुनिया से अमेरिका की गिरफ्त कमजोर से कमजोर तर होती चुकी है। यहां तक कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी अमेरिका से आजाद अपनी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की तरफ चल पड़ा है। अब से 1 माह पहले पाकिस्तान ने अमेरिका में होने वाली डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को IMF से कर्ज चाहिए, इसके लिए अमेरिका की खुशनुदी भी दरकार है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार कर दिया था और आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंचे हैं, जहां वो 2 तरफा ताल्लुकात भी बढ़ाएंगे और चीनी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। जब से आसिम मुनीर ने फौज की कमान संभाली है, उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया है, खलीजी रास्तों की आला क़यादत से मुलाकातें भी की हैं। हम बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, दुनिया बदल रही है, चीन हमें नजर आ रहा है फ्रंट फुट पे, वो दुनिया के ममालिक के तनाज़ात को हल करता दिखाई दे रहा है। ताज़ा मिसाल ईरान और सऊदी अरब की है सर। यूक्रेन जंग के बाद भी दुनिया बदल गई, मिडिल ईस्ट में तब्दीली आई। पाकिस्तान का चीन के साथ इस तरह का ताउन और आर्मी चीफ का वहां पर जाना, अमरीकी खौफ के बरअक्स जाना, ये किस तरह देखते हैं आप? ये कितनी बड़ी तब्दीली है? देखिए, पाकिस्तान का जो चीन के साथ ताल्लुक है वो जिस तरह आपने कहा कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में तो है, लेकिन 2 तरफा बुनियादों पर मेरे ख्याल में इसकी ज़्यादा अहमियत है। देखिए, पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह तवातर से पूरे 75 साल से, जब से उनके साथ ताल्लुकात बने, उनकी आज़ादी 1949 में हुई, उसके बाद से हमारे उनके साथ ताल्लुकात हमेशा कॉर्डियल रहे, मजबूत रहे। इवन उस दौर में भी जिन दौर में पाकिस्तान मगरबी इत्तेहाद का हिस्सा हुआ करता था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हमेशा ये महसूस हुआ कि ये जो हमारा शुमाली हमसाया है, ये हमारे किसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता, और यहीं से हमारे अंदर भी ये अर्ज पैदा हुई कि हम भी उनके किसी मामलात में भी दखल अंदाजी ना करें। फिर दुनिया में भी हमने देखा कि हर फोरम पर चीनी हमारा साथ देते नजर आए, हम भी उनके साथ खड़े होते नजर आए। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए चीन की जो 2 तरफा ताल्लुकात के हवाले से अहमियत है वो बढ़ती चली गई। सियासी बुनियादों पर तो थी, लेकिन जब इक्तिसादी बुनियादों पर बढ़ी, यानी CPEC के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी तब्दीली का एक बाब खुल गया। वो अलग बात है कि हमने एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम किया, लेकिन हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, अगर आप गौर करें तो उनमें डिफेंस भी है, मिलिट्री है, न्यूक्लियर है, सारी तरफ जिन शोबों में भी आप हाथ लगाएंगे चीन के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो चुनाचे पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ जो अपनी सॉलिडेरिटी है जो हमारा, उसको कायम रखें। तो ये दौरा मैं उसको 2 तरफा बुनियादों पर या 2 तरफा कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा देख रहा हूँ। उसकी अहमियत ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी है, उस पर बात की जा सकती है। अगर हमें क्या ब्लॉक चूज कर लेना चाहिए? रशिया और चाइना का ब्लॉक हमें चूज करना चाहिए या हमारी आफियत न्यूट्रल रहने में? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया यूनिपोलर थी, लेकिन अब वो बायपोलर हो रही है, या हो सकता है कि जाके जरा इसमें और मल्टीपोलर हो जाए, मजीद ब्लॉक्स बने। हमें क्या, कौन सी साइड चूज करना होगी? देखिए, अगर आप देखें तो दुनिया में ये कशमकश तो शुरू हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से इसका आगाज हुआ और चीन और रूस को उन्होंने 2017 में जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई अपनी, उसमें बाकायदा उसको अपनी टॉप प्रायोरिटी, सबसे अव्वल तरजीह बना दिया कि इनके साथ हमारा कंपटीशन होगा। तो उससे ये तासुर भी उभरा कि भाई ये दुनिया अब 2 कैंप्स में तब्दील होती जा रही है। यूक्रेन वॉर के बाद भी चाइना और रूस चूंकि नजदीक आए तो भी ये तासुर मजीद उभरा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के तमाम ममालिक इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी एक कैंप में सारी मुकम्मल तौर पर ना चले जाएं, और उसकी वजह यह है कि हर मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहता है। उसका ये ख्याल है कि ये किसी एक पलड़े में जाने से हमें नुकसान ज्यादा होगा। हिंदुस्तान की मिसाल सबसे ज्यादा वाज़ेह और रोशन नजर आती है कि वो अमेरिका का इतना बड़ा इत्तेहादी होने के बावजूद
वो चीन के साथ तजारत भी कर रहा है, सरमायाकारी भी कर रहा है। इसी तरीके से वो रूस के साथ भी अपने सारे ताल्लुकात जो है वो उससे कायम और दायम रखे हुए हैं। हालांकि वो क्वाड में और तमाम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अमेरिका का एक बहुत बड़ा हलीफ है। तो ऐसे में सारी दुनिया यही काम कर, यूरोप के भी बहुत सारे ममालिक हैं, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम चीन से कता ताल्लुक कर देंगे। खुसूसन जर्मनी और फ्रांस में जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चीन के साथ अपनी सप्लाई चेन्स को कट ऑफ नहीं करना चाहता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, इवन ताइवान के अंदर सेमीकंडक्टर उनका जो पैदा करते थे वो चीन को भेजते थे, 60% अपना सारा चीन को भेजते थे। अब अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया उनको कि आप उधर ना भेजे, तो उन्होंने कहा इस तरह तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो हर मुल्क अपने मफादात देखता है। मैंने ये सारा नक्शा इसलिए खींचा है कि मैं ये कहूं कि पाकिस्तान को भी ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान अपने तमाम जो ऑप्शंस है वो खुली रखे। इसलिए पाकिस्तान चीन का तो दोस्त है, नॉन नेगोशिएबल, बिल्कुल करीबी दोस्त है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं बनता कि पाकिस्तान को अमेरिका का दुश्मन हो जाना चाहिए। दीगर ममालिक से दुश्मनी मोल ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।